इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है और राजस्थान 10 बजे में चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर अब महापौर पद की दौड़ शुरू हो चुकी है। सियासत इतनी तेज है कि पल पल बदल रहे हैं समीकरण, और उन समीकरणों में चुनावी संघर्ष साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी कैंडिडेट खड़ा किया जाना चाहिए क्योंकि फिगर उनके पास नहीं था, ठीक है इसी तरह कांग्रेस को जहां उनके पास फिगर नहीं था, गैप ज़्यादा था, इसके बावजूद वहां पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। जयपुर नगर निगम के हेरिटेज और ग्रेटर दोनों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, मेयर पद के फेस के लिए गुर्जर समाज की महिलाओं पर भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी ने तो ग्रेटर और हेरिटेज दोनों जगह पर ही गुर्जर वर्ग से आने वाली 2 महिला नेत्रियों को टिकट थमा दिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर में गुर्जर नेत्री को टिकट दिया है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि हेरिटेज में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीद नहीं थी, फिगर उनके पास उतना नहीं है, इसके बावजूद वहाँ पर भी उन्होंने कार्ड खेल दिया है एक निर्दलीय, और बागी जो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ पाई थी और लेकिन चुनाव जीत गई, उनको उम्मीदवार बना दिया और वो अब कांग्रेस पार्टी के सामने ताल ठोक रही है। लेकिन जिस तरह का अंतर है उससे यही लगता है कि हेरिटेज में कांग्रेस अपना मेयर बना लेगी, ऐसी संभावना। पार्टी को दिक्कत नहीं है ज़्यादा जीतने में, लेकिन रणनीतिक तौर पर जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो संघर्ष की स्थितियाँ पैदा हुई है। राजनीतिक तौर पर इस पूरे चुनाव के कई मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ हाड़ौती में करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी ने दी है, ये एक राजनीतिक संदेश इस पूरे चुनाव से गया है। तो वहीं परकोटे का जो कि बड़ा मजबूत इलाका भारतीय जनता पार्टी कहा जाता था जयपुर का, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का मेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बाहरी इलाके जो जयपुर के हैं वहाँ पर जिसे ग्रेटर कहा गया है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। दिलचस्प जंग इसलिए भी नगर निगम में दिखाई दे रही है क्योंकि सेंधमारी के प्रयास हो रहे हैं, अपने अपने कुनबे को यहाँ संभालना बेहद आवश्यक है। और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। महेश जोशी ने जयपुर ग्रेटर की बीजेपी की मेयर प्रत्याशी पर कई तरह के आरोप जड़े हैं और सेल्फी विवाद को हवा दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात के आरोप लगा रही है कि आखिर कांग्रेस ने जयपुर हेरिटेज में क्यों नहीं मेयर का प्रत्याशी उतारा। ये अलग बात है कि डिप्टी मेयर बनाने का सैद्धांतिक वादा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का और जोधपुर संभाग का रुख करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में महापौर पद को लिए आज जिस तरीके से उत्तर और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी और एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत द्वारा जब यहां से नाम जयपुर भेजे गए, उसका आलकमान ने फैसला कुंती देवड़ा के नाम पे किया। उत्तर क्षेत्र से कुंती देवड़ा ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि दक्षिण क्षेत्र से पूजा पारीक ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र से महापौर के रूप में वनिता सेठ ने अपनी महापौर के रूप में दावेदारी पेश की है, तो वहीं अगर उत्तर क्षेत्र की बात करें तो डॉक्टर संगीता सोलंकी ने अपना नामांकन पेश किया है। अब कल नामांकन की जांच होगी, उसके बाद में परसों का जो वक्त है नाम वापस लेने की अंतिम समय है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा आलकमान ने अपना अपना नाम तय कर दिया है, उसके बाद से अब गणित एकदम साफ है। हालांकि एक हेमलता परिहार ने दक्षिण क्षेत्र में निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी है, उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, मगर विजन बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से वनिता सेठ दक्षिण और उत्तर से कुंती देवड़ा का जो नाम फाइनल हुआ है, उसके बाद अब 10 तारीख को शपथ लेने की बात हो सकती है और 11 तारीख को उप महापौर के जो चुनाव है वो होने हैं। इन दोनों नाम अचानक से दोनों नाम जब आज फैसला हुआ तो कई कार्यकर्ता मायूस भी हो गए जो महापौर बनना चाहते थे, मगर कुछ कार्यकर्ताओं में खुशी भी दिखी गई। कुल मिलाकर के कुंती देवड़ा के पिता मान सिंह देवड़ा की अपनी विरासत रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी मिली है तो उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। और इसी तरह वनिता सेठ जो है वसुंधरा राजे के निर्देशन में काम करके जिस तरीके से खुद का मुकाम स्थापित किया, तो ऐसे में भी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जोधपुर के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण।
नगर निगम चुनाव में महापौर पदों के लिए प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल होने के साथ ही कोटा के दोनों निगमों में चुनावी तस्वीर कुछ हद तक साफ तो कुछ हद तक ज्यादा रोचक होती दिख रही है। चुनावी तस्वीर साफ नजर आ रही है कोटा उत्तर निगम में, जहां तीनों निर्दलियों का समर्थन मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्षदों की तादाद 70 वाले निगम में 50 तक पहुंच गई है। यहां से कांग्रेस ने मंजू मेहरा को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, जिनका मेयर बनना करीब करीब तय है, लेकिन केवल 14 पार्षदी होने के बावजूद भी बीजेपी ने भी मुकाबले में उतरने का फैसला किया और नामांकन का समय खत्म होने से आधा घंटा पहले बीजेपी की संतोष बेरवा ने भी अपना नामांकन पत्र मेयर पद की प्रत्याशी दाखिल किया है। तो वहीं कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है कोटा दक्षिण नगर निगम में, जहां से बीजेपी ने अपना सबसे मजबूत दांव विवेक राजवंशी खेल दिया है और राजवंशी ने आज उज्जैन की बीजेपी पार्षदों की बाड़ाबंदी से लौट करके गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं कांग्रेस ने राजवंशी के सामने राजीव अग्रवाल उर्फ राजू भारती को उतारा है, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि मेरा कांटे के इस मुकाबले में सब कुछ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के भरोसे हैं। तो वहीं विवेक राजवंशी ने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए चौंकाने वाला दावा किया और कहा कि कुल 80 पार्षदों में से 45 का समर्थन मेरे साथ है। देखिए आगे आगे क्या होता है खेल। कोटा दक्षिण में कांटे के मुकाबले के बीच में दोनों ही दलों में बाड़ाबंदी का दौर जारी है। बीजेपी पहले ही अपने पार्षदों को कोटा से उज्जैन मध्य प्रदेश भेज चुकी है। तो वहीं आज कांग्रेस के भी कोटा दक्षिण के पार्षद कुछ निर्दलियों के साथ जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र सांखला के सानिध्य में कोटा से जयपुर के लिए निकल गए। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस के पास निर्दलियों को मिलाकर 40 का समर्थन है, तो वहीं बीजेपी का आंकड़ा 39 पर अटका हुआ है। 1 से 2 पार्षद ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि किसी भी दल से नहीं है, निर्दलीय या फिर बागी हैं, और वो इस शर्त के साथ दोनों ही दलों से भावताव कर रहे हैं कि उन्हें डिप्टी मेयर बनाया जाए। इधर इन सब हालातों के बीच में कोटा में कांग्रेस को करिश्माई जीत दिलाने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का एक गूढ़ बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोटा में भी जादूगर यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी चलेगी और उत्तर के साथ दक्षिण में भी बोर्ड और मेयर दोनों कांग्रेस के बनेंगे। राजनीतिक हलकों में धारीवाल के इस बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बात भरतपुर संभाग की, जहां से गुर्जर आंदोलन पर अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अश्विनी यादव। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को आज 5वां दिन रहा और आंदोलनकारी 5वें दिन भी पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। दिन भर आंदोलनकारियों की ओर से राम रसिया सुना गया और बुजुर्ग आंदोलनकारियों ने युवाओं को जिंदगी के फलसफे समझाए। आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला न तो अपने घर से निकले और न ही आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। इससे पहले प्रतिदिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ट्रैक पर पहुंच रहे थे। आंदोलनकारी और सरकार या प्रशासन के बीच आज कोई बातचीत न हो सकी। बीते दिन ही वार्ता के बाद आईएएस नीरज के पवन जयपुर लौट गए थे। आज दिन में आईएएस नीरज के पवन ने जयपुर में आला अधिकारियों से मुलाकात की, डीजीपी और डीओपी सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। इस दौरान बीते दिन गुर्जर आंदोलनकारियों की ओर से दिए गए परिवाद डीओपी सेक्रेटरी को सौंपे गए, जिसमें अलग अलग विभागों की ओर से दी गई समस्याएं थी। सरकार की ओर से 3 मांगें मान ली गई हैं, जबकि आंदोलनकारियों की ओर से प्रक्रियाधीन भर्ती और बैकलॉग की मांग की गई है, जिस पर बातचीत चल रही है। 3 परिवारों को नियुक्ति देनी है जिनके नाम दे दिए गए हैं, जबकि उन्हीं 3 परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी सौंपने हैं। एमबीसी के जिन युवाओं को रोजगार मिला है उनकी विभागवार सूची बनाकर तैयार कर ली गई है, जो समझौते के दौरान आंदोलनकारियों को दी जाएगी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात के लिए आंदोलनकारी ही जगह तय करेंगे। प्रशासन या सरकार के प्रतिनिधि उसी जगह जाकर समझौता करने को तैयार हैं। भरतपुर से ही गुर्जर आंदोलन के अलावा जाट आंदोलन की भी तैयारी है और इसी को लेकर अपडेट बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आज जाट समाज ने भी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने आज अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जल्दी ही आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने राज्य सरकार पर वायदा नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता वार्ता के दौरान सरकार ने वायदा किया था कि भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए सिफारिशी चिट्ठी लिखेगी व आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लिया जाएगा।
साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष होने के बाद भी सरकार ने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है और अब आंदोलन करना एक मजबूरी बन गया है। भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि आगामी 18 नवंबर को वेड़ तहसील के पथेना गांव में महापंचायत आयोजित की जाएगी और इसी महापंचायत में आंदोलन की आगामी रणनीति भी बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में पिछले दिनों हुई फायरिंग की घटनाओं को लेकर अब बीकानेर पुलिस खासी गंभीर नजर आ रही है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एसपी प्रहलाद कृष्णिया के निर्देशन में हो रही कार्रवाइयों में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पिछले दिनों व्यापारी जुगल राठी की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, उसके मुख्य आरोपी जिसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ, रोहित गोदारा को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस बीकानेर लेकर आई है। साथ ही साथ 2 शूटर्स का भी पुलिस को पता चला है जो हायर किए गए थे। तो इधर गंगासैर थाना इलाके में भाजपा नेता के रिश्तेदार के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कार्यवाहक थानाधिकारी अरविंद की अगुवाई में हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी हरिओम रामावत को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि हरिओम रामावत के खिलाफ एक हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। एसपी प्रहलाद कृष्णिया ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपराधी और आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात अजमेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस कैसावत। एक बार फिर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं को शराब के जरिए उम्मीदवार प्रभावित नहीं कर सके, उसी को लेकर जिला आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। इसी मकसद से नागौर जिला आबकारी अधिकारियों की विशेष बैठक जिला आबकारी कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव में शराब की पेशकश कर वोट और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कार्य योजना बनाई गई। इसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी गेमरा राम ने विधिवत तरीके से सभी आबकारी इंस्पेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। जिला आबकारी अधिकारी गेमरा राम ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पंचायत राज चुनाव को लेकर प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर आबकारी दल का गठन किया गया, जो कि पंचायत राज चुनाव के दौरान अवैध रूप से अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही शराब का प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले के 256 समूह की दुकान, शहरी क्षेत्र में देसी मदरा की 34 दुकानों के साथ ग्रामीण इलाकों में कंपोजिट की 195 दुकानों की बकाया राजस्व वसूल को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को बकाया राजस्व वसूली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चुनाव के मद्देनजर परिवर्तन के कार्यों में तेजी लाई जाएगी और अवैध बिक्री को प्रभावी ढंग से रोका जाएगा। प्रत्येक सर्किल में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। प्रभावी ढंग से मुखबिर तंत्र को स्थापित करते हुए अवैध शराब के भंडारण, निर्माण और वितरण और परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। चुनाव से पहले और चुनावों के बाद भी आबकारी विभाग जिले भर में अवैध शराब के परिवहन और उसके अवैध बिक्री को लेकर कमर कस चुका। और बात उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित बता रहे हैं बड़ी खबर। नामांकन के दूसरे दिन ही कांग्रेस ने एक प्रकार से भाजपा पर मानसिक रूप से मजबूत बढ़त बना ली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज बागीदौरा के 7 वार्ड से कांग्रेस ने नामांकन कर दिया और बागीदौरा वह क्षेत्र है जहां भाजपा कभी अपना प्रधान नहीं बना पाई है। पंचायती राज चुनाव की रणभेरी पूरी तरह बज चुकी है और इसके योद्धा अब मैदान में आकर खुद को यह बताने लगे हैं कि वह किस तरह इस मैदान में डटे रहेंगे। इसकी शुरुआत बांसवाड़ा में कांग्रेस की वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी रेशम मालविया ने की है। बताते चले, रेशम मालविया बांसवाड़ा में कांग्रेस की सबसे मजबूत प्रत्याशी है क्योंकि 2 बार की वो जिला प्रमुख है और वर्तमान में भी उनके पति महेंद्रजीत सिंह मालविया बागीदौरा के विधायक हैं। और यहाँ यूँ कहा जाए कि यह जो चुनाव है बांसवाड़ा में वो भाजपा वर्सेज कांग्रेस नहीं होने वाला है, यह मालविया वर्सेज भाजपा होने वाला है। हालांकि तीसरा
मोहरा इस बार बीटीपी जोड़ लगाने के मूड में है। अब देखना यह होगा कि अंत में आखिर करवट कौन लेता है और कौन जीतता है। इसके साथ ही बताते चले बागीदोरा क्षेत्र के सभी 7 वार्ड से प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, यानी 31 में से 7 वार्ड में नामांकन हो चुका है। रेशम मालविया के पर्चे भरने के दौरान सबसे खास बात यह थी कि टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया भी साथ रहे। सबसे खास बात इसलिए भी है क्योंकि अक्सर देखा जाता है टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और बागीदोरा विधायक जो कि रेशम मालविया के पति है, उनके बीच में हमेशा राजनीतिक खींचतान रहती है और यह खींचतान किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश के मुख्यालय तक सभी को पता है, पर इस बार स्वयं मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आगे चलकर कह दिया है कि यह जिला परिषद यानी पंचायती राज का चुनाव वे महेंद्रजीत सिंह मालविया यानी बागीदोरा विधायक के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और इसका असर और बानगी आज उस समय देखने मिली जब रेशम मालविया पर्चा दाखिल करने गई, क्योंकि रेशम मालविया के एक तरफ उनके पति और बागीदोरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया थे, तो दूसरी तरफ टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया। इसके साथ ही बताते चले कि जिला परिषद के किसी भी वार्ड के लिए अभी तक भाजपा ने कोई भी नामांकन नहीं कराया है। ऐसे में उम्मीद है कल हो सकता है कि इसमें नामांकन कराए और अन्य क्षेत्र से भी नामांकन हो। इसके साथ ही बताते चले कि बांसवाड़ा में कुल जिला परिषद के 31 वार्ड हैं। चलिए, संभागवार सभी खबरों से रूबरू कराने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और